हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस क्लासेस बाय दीपा मैम। फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य का हमारा चौथा वीडियो है और हिंदी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले स्टार्ट करूं आपको बता देना चाहती हूं कि ये वीडियो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और आपके एलटी ग्रेड और आपके DSSB इन सभी में फ़ायदेमंद होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ आप हमारे साथ मिलकर अपने भी नोट्स को तैयार कर सकते हैं और ये जो बैच है हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यूट्यूब पर ही हम पूरा सिलेबस कराने वाले हैं आपको, आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और आप अभी स्टार्टिंग है तो मिलकर अपने नोट्स को भी हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल, जिससे कि वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश साहित्य, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी में देखते हैं आगे। अपभ्रंश साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ। प्राकृत की अंतिम अवस्था थी अपभ्रंश अवस्था। हिंदी साहित्य से ही अपभ्रंश अवस्था से ही जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अपभ्रंश का नाम पहल किसने लिया? वल्लभी के राजा थे, धारसेन द्वितीय इनका नाम था। इन्हीं के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुल्हा कहने से अपभ्रंश या फिर लोक प्रचलित जो काव्य भाषा है उसका बोध होने लगा है। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा GIC 2008 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि थे स्वयंभू जी। और स्वयंभू का जो समय था ये था 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान है, ऐसा माना जाता है कि ये 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। जैन मतानुसार ये कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में। इनके जो उपनाम हैं, इन्हें कुछ उपनामों से भी जाना जाता है और इनके उपनाम है अपभ्रंश का वाल्मीकि, इनको कहा गया। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। और अपभ्रंश का प्रथम कवि भी इन्हीं को कहा गया। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी इन्हीं को कहा गया। देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि भी इन्हीं को माना है। किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। और देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अपभ्रंश भाषा की वाल्मीकि PGT 2005 में पूछा जा चुका है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि TGT 2013। अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि PGT में क्वेश्चन आया है और PGT 2010 में क्वेश्चन आया है। हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये क्वेश्चन भी बना है। इनके प्रमुख ग्रंथ। फ्रेंड्स, इनके प्रमुख ग्रंथ में हम सबसे पहले देखते हैं पवम चिरियो को। पवम चिरियो इनकी रचना है और ये अपूर्ण ग्रंथ है इनका। स्वयंभू ने इसको अपूर्ण छोड़ दिया, पूरा नहीं कर पाए और फिर स्वयंभू के जो पुत्र थे उनका नाम था त्रिभुवन। त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसी में एक पॉइंट और देख लेते हैं, अपभ्रंश भाषा में राम का वर्णन पवम चिरियो में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 2 पर इनका ग्रंथ है रिठनेमी चिरियो और पवम चिरियो। देखिए, ध्यान से देखिए आप, पवम चिरियो इनका अपूर्ण ग्रंथ था। दूसरा ग्रंथ है इनका रिठनेमी चिरियो। और रिठनेमी चिरियो में क्या है? ये एक कृष्ण काव्य है। कैसा काव्य है? कृष्ण काव्य है। और तीसरा इनका जो ग्रंथ आता है वो है स्वयंभू छंद। इनके 3 ही ग्रंथ हैं, पवम चिरियो, रिठनेमी चिरियो और स्वयंभू छंद। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय जो है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए आप। इनका जो उपनाम है वो अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से इनको जाना जाता है, अपभ्रंश के भवभूति के नाम से जाना जाता है। और देखिए, क्वेश्चन भी बना है PGT 2010 में। अभिमान मेरु इन्हें कहा जाता है। ये कौन कहता था? स्वयं को कहते थे। पुष्पदंत जी अपने आप को बोलते थे अभिमान मेरु, ठीक है। अपने आप को ये अभिमान मेरु मानते थे। ये शैव थे और फिर बाद में क्या हुआ? अपने आश्रयदाता के कहने से ये जैन हो गए थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है ये देख लेते हैं। महापुराण इनका प्रमुख ग्रंथ है। महापुराण इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर।
इसमें राम कृष्ण का चरित्र वर्णन है। इसमें अनेक घटना और चरित्र हैं। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन विषय बनाया गया है इसको। इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। नय कुमार चरियू, इसको हम नाग कुमार चरित्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जसहर चिरऊ या यशधर चरित्र, ये इन्हीं की रचना है, ध्यान रखिएगा। जसहर चिरऊ इन्हीं की रचना है ये। और इसके बाद आता है जो जसहर चिरऊ है और आपका जिसको हम यशधर चरित्र भी बोलते हैं, ये जो ग्रंथ है ये चौपाइयों में लिखा गया है। ये एक बार क्वेश्चन बना था, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन बना था। ये कब बना था? पीजीटी 2010 में बना था कि कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। महापुराण इन्होंने दिया, जय कुमार चरऊ दिया, नय कुमार चरऊ है ये, यहाँ पर देखिए ध्यान से, नय कुमार चरऊ है और जसहर चरऊ है। पौम चिरऊ तो किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, ध्यान रखिएगा, स्वयंभू की रचना है ये। आगे देखते हैं, ये तीनों पुष्पदंत जी की रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं आदि पुराण और आदि पुराण, ये दोनों एक ही रचना के नाम है। उसको आदि पुराण भी बोलते हैं और आदि पुराण भी हम कहते हैं, और उत्तर पुराण, ये दोनों रचनाएं भी चौपाइयों में लिखी गई हैं। अब आगे देखते हैं हम धनपाल को, तीसरे नंबर के कवि हैं ये, हमारे 3rd नंबर के कवि हैं धनपाल जी, तीसरे नंबर के हैं। और इनका जो समय है वो भी 10वीं शताब्दी है। इनका उपनाम है, ये अपभ्रंश के तीसरे कवि के नाम से जाने जाते हैं। भविष्यत कहा, देखिए ये इसमें जो है वणिक पुत्र थे भविष्यदंत, इनकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ में जो चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी के रूप में इसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी साहित्य की रचनाओं पर भी पड़ा है। नंबर 4 पर आते हैं आपके अब्दुल रहमान जी, नंबर 4 पर आते हैं अब्दुल रहमान आते हैं नंबर 4 पर। आगे देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है, पर इनका प्रमुख ग्रंथ है संदेश रासक। कब क्वेश्चन आया? ये पीजीटी 2010 में पूछा गया कि संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। देखिए संदेश रासक यह एक खंड काव्य है, यह एक विरह काव्य भी है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। किसकी विरह कथा का वर्णन है भाई? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का इसमें वर्णन किया गया है। यह अपभ्रंश में एक विरह काव्य है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया क्या है? एक विरह काव्य है। अगले कवि हम देखते हैं, कौन से नंबर के कवि हैं ये हमारे? ये हैं हमारे 5 नंबर के। 4 नंबर के ऊपर अब्दुल रहमान जी हो गए थे, अब ये हमारे आते हैं राम सिंह, 5 नंबर के कवि हैं। और ये जोइंदू 6 नंबर के हैं। राम सिंह हमारे, इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है राम सिंह का पाहुड़ दोहा इनका प्रमुख ग्रंथ है। जोइंदू ने 2 रचनाएं की हैं, और एक तो प्रथम परमात्म प्रकाश और योगसार, इनकी 2 रचनाएं थी, परमात्म प्रकाश और योगसार। इन रचनाओं में अपभ्रंश में दोहा काव्य प्रारंभ होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन रचनाओं से ही अपभ्रंश में कौन सा काव्य प्रारंभ होता है? दोहा काव्य प्रारंभ होता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य की परंपरा चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में, कुछ कवि क्या कर रहे थे? कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे, और कुछ फुटकर के रूप में लिखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जो इंदु की रचनाओं से ही अपभ्रंश काव्य आरंभ होता है। आगे देख लेते हैं हम, 7 नंबर के कवि हैं हमारे हेमचंद जी, और ये इनका जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। कौन सा समय है इनका? 12वीं शताब्दी। किस नंबर के कवि हैं? 7 नंबर के कवि हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य इनको माना जाता है। हेमचंद को अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण आचार्य माना जाता है। अभी तक कोई व्याकरण आचार्य नहीं आया। और देखिए इन्होंने 5 रचनाएं, 5 ग्रंथ इनके माने जाते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है। प्राकृत व्याकरण इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, पहले आता है प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, कुमारपाल चरित्र और देसी नाममाला। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है काव्यानुशासन ग्रंथ को। देखिए ये 5 ही इनके इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है हमारा शब्दानुशासन और काव्यानुशासन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप भी इनको स्टार बना लीजिए इन पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कनकामर मुनि। कनकामर मुनि का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 11वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है करकंड चरित्र। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये 9 नंबर के हैं हमारे जिनदत्त सूरी जी, 9 नंबर के हैं, 12वीं शताब्दी के कवि हैं। इनका जो ग्रंथ है उपदेश रसायन दास है, उपदेश रसायन दास इनका ग्रंथ है और यह एक नृत्य गीत रास काव्य है। इसमें कृष्ण की लीलाओं के नृत्य काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ आपका ये वाला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें उपदेश रसायन दास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुशल लाभ। नेक्स्ट हम कुशल लाभ को देखते हैं और ये 10वें नंबर के कवि होंगे। देखना ध्यान से, कुशल लाभ की जो प्रमुख रचना है, प्रमुख ग्रंथ इनका जो है वो है ढोला मारूरा दोहा। कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। यह एक विरह काव्य, कैसा काव्य है? ढोला मारूरा दोहा, संदेश रासक, ये सब क्या है? विरह काव्य है। अच्छा, और अभी हम देखते हैं कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, एक नोट है, ये आपको भी नोट करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों को, जैन और नाथों को जो इनकी जो रचनाएं हैं उसको अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत रखा है इन्होंने? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। आगे देख लेते हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग का प्रमुख ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। यह संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। किसके ढंग का? भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें कि बहुत से पुराने राजाओं का आख्यान संग्रहित है और इन्हीं आख्यानों के बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी की जो रचना है वो है कुमारपाल प्रतिबोध। यह ग्रंथ पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें कि समय समय पर हेमचंद के द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, इसी का एक और पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत भाषा में ही है। अधिकांश जो इसमें वर्णन किया गया वो प्राकृत भाषा में ही किया गया है और बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे इसमें आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वररुचि। वररुचि की जो प्रमुख रचना है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है प्राकृत प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? प्राकृत प्रकाश। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्यों की वीर काव्य, जिन रासो काव्यों को क्या माना? वीर गाथा काव्य माना है। उनका वर्तमान रूप अप्रमाणिक ही है। कुछ आलोचक उन्हें परवर्ती काल की रचनाएं मानते हैं और कुछ सिद्ध करते हैं। कुछ क्या करते हैं? कुछ उन्हें परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। कितनी रचनाएं मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को, कितनी? 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है और प्रमाणिक माना है, प्रमाण स्वरूप करा है कि कुल 12 रचनाएं हैं, जिनमें से 8 रचनाएं तो उन्होंने देसी भाषा की मानी। प्रमाणिक माना 8 रचनाओं को। 8 पुस्तकें देसी भाषा में लिखित हैं और 4 इनकी साहित्यिक भाषा में लिखित हैं। आगे देख लेते हैं देसी भाषा में लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, हम ये भी यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें नंबर 1 पर आती है देसी भाषा में लिखित पुस्तकें। नंबर 1 पर इसमें आती है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाहल की। इनके रचनाकार भी यहीं भी सामने लिखे हुए हैं, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन रखिए। ये नरपति नाहल की रचना है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की रचना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पीजीटी 2005 में, ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है और ये क्वेश्चन कब आया? टीजीटी 2009 में भी आया है और पीजीटी 2005 में भी आया है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। ये पीजीटी 2005 में पूछा गया। देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए हैं। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। कब क्वेश्चन आया? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो आपकी परमाल रासो, और ये किसका ग्रंथ है? जगनिक का ग्रंथ है।
टीजीटी 2005 में और पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया। प्रमाण रासो को हम दूसरा नाम इसका क्या है, आलाखंड, इसके नाम से भी जानते हैं। और ये रचना किसकी है, जगनिक की है। इसमें आला और उदल 2 भाई थे, उनका चरित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं अब खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो ये खुसरो की पहेलियों की रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो। विद्यापति की पदावली किसकी रचना है, विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्यिक पुस्तकें। इनकी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उसमें साहित्यिक भाषा में जो पुस्तकें मानी जाती हैं वे 4 पुस्तकें मानी जाती है। टोटल 12 रचनाएं मानी हैं इन्होंने, 4 मानी है साहित्य में और 8 मानी है देसी भाषा में। विजयपाल रासो पहली है, इसमें विजयपाल रासो नल सिंह की है। हमीर रासो ये सारंगधर की है। कीर्ति लता ये विद्यापति की है। कीर्ति पताका ये भी विद्यापति की है। नेक्स्ट हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब तक भाषा बोलचाल में थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, एक कथन है इनके बारे में और इम्पोर्टेंट कथन है। देखिए इम्पोर्टेंट कथन है ये, आप नोट डाउन करिए इसको, कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब तक भाषा किस में थी, बोलचाल में थी, तब तक वह क्या कहलाती रही, भाषा कहलाई या फिर देश भाषा कहलाई। लेकिन जब वह भाषा साहित्य की हो गई तो उसे अपभ्रंश भाषा का व्यवहार होने लगा, तो उससे अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है आपका, आप इसको याद रखिएगा। भरतमुनि ने अपभ्रंश का नाम न देकर, भरतमुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर क्या नाम दिया था, इसे लोक भाषा कहा था। क्या कहा था, लोक भाषा। ये याद रखिएगा कि लोक भाषा किसने कहा, तो भरतमुनि ने कहा है। किसको कहा है, अपभ्रंश भाषा को। अपभ्रंश ना कहकर क्या कहा, लोक भाषा, लोगों की भाषा या देश भाषा, हमारे देश की भाषा कहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये ख़त्म हो गया है यहाँ पर। थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।